नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी की खबर के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आगामी 23 अप्रैल को देहरादून जाएंगे। इस दौरान बीएल संतोष मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार के 100 दिन के रोड मैप को लेकर चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में 23 हारी हुई सीटों को लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बीएल संतोष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा करेंगे और 2024 को लेकर पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का यह पहला दौरा होगा। और अधिक जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी हरिद्वार और देहरादून से जुड़ चुके हैं। देहरादून से रोहित मेरे साथ मौजूद है। रोहित, पहली बार बीएल संतोष चुनाव जो हुए उत्तराखंड में, उसके बाद पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ संभावनाएं यहां बनेंगी? 2022 का जो चुनाव था वो तो जीत लिया, लेकिन 2024 की तैयारी भी देखी जाएगी। यहाँ पर कुछ मंत्र देंगे? बिल्कुल मीनाक्षी, सरकार गठन के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली और उसके बाद जब पहली कैबिनेट की बैठक होती है, उस दौरान ही सरकार द्वारा 100 दिन का रोड मैप तय किया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बीजेपी शासित राज्यों से कहा है, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग किया और जीत कराए, सभी राज्यों को 100 दिन का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन का रोड मैप बनाया है और उसी के तहत उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 दिन का रोड मैप कार्यों को लेकर बनाया है। जब पहली कैबिनेट होती है शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, उससे पहले कैबिनेट बैठक से पहले जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और इसके साथ में संगठन महामंत्री अजय कुमार, ये दोनों नेता पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री को और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी का सौंपा जाता है। क्योंकि चुनाव की अगर हम बात करें, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेनिंग के तहत विजय संकल्प यात्रा गढ़वाल मंडल के लिए निकाली थी और कुमाऊं मंडल के लिए निकाली थी। करीब 1 महीने तक ये यात्रा चली थी और उसमें एक सुझाव पेटिका लगी थी और 75,000 से अधिक सुझाव जो है जनता के मिले थे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को तैयार करने को लेकर। और उन्हीं सुझावों को अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो तैयार किया था, यानी कि दृष्टि पत्र तैयार किया था। और एक स्लोगन जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान दिया था कि किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कहा है कि जनता के तमाम वायदों को पूरा किया जाए। 100 दिन के एजेंडे के तहत अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार अब कार्यों को पूरा करेगी। और इसी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचेंगे। 23 अप्रैल को शाम को वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और संभवतः बीजापुर गेस्ट हाउस जो राज्य अतिथि गृह है वहां पर बैठक हो सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हो सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। बीएल संतोष इस दौरान 100 दिन के रोड मैप को लेकर चर्चा करेंगे। सरकार का क्या कुछ एजेंडा है, सरकार किन मसलों को लेकर काम कर रही है, 4 धाम यात्रा में क्या कुछ सरकार की प्रोग्रेस है, ये सारी बातें रहेंगी। और इसके तहत इसके साथ ही मीनाक्षी एक महत्वपूर्ण बात और है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि 47 सीटों पर जीत हासिल की और 23 सीटें जो है हार गई थी। और कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन ने प्रभारियों की नियुक्ति की थी। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रभारी थे। इन तमाम प्रभारियों ने 23 हारी हुई विधानसभा सीटों में जाकर समीक्षा की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई है। जी बिल्कुल रोहित, मंथन और चिंतन बहुत जरूरी है। ये समीक्षा रोहित, मंथन और चिंतन बहुत जरूरी है। 2022 की लड़ाई पूरी हो गई है, 2024 की तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी को देखनी है। संजय हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। संजय, कितने दिन का ये दौरा होने वाला है और जिस तरीके से यूपी की तर्ज पर 100 दिन का रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, तो क्या यूपी की तर्ज पर यहाँ मंत्री बीएल संतोष के सामने स्लाइड्स भी दिखाते हुए दिखेंगे? संजय, आपको आवाज मिल रही है? देखिए मीनाक्षी, 23 अप्रैल को
भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इसी को लेकर जो तमाम बीजेपी के नेता है उन्होंने तैयारियां कर ली है। हालांकि इनका ये दौरा बहुत ही अहम बताया जा रहा है, क्योंकि जिन 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इन पर भी कहीं ना कहीं चिंतन मंथन किया जाएगा और जिस तरह से आने वाले लोकसभा के चुनाव है उन पर भी कहीं ना कहीं तैयारियां की जाएगी। तो साफ कहा जा सकता है यह इनका दौरा बहुत ही अहम है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन का रोड मैप बनाया है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। मीनाक्षी जी, संजय और रोहित आप मेरे साथ बने रहिए, खबर दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। चंपावत सीएम के धामी के उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल चंपावत सीट से बीजेपी विधायक कैलाश चंद गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को सौंप दिया है और उनके इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है, जिससे साफ है कि अब सीएम धामी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि सीएम धामी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिससे सीएम धामी अब उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो चंपावत से उपचुनाव लड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री, और अधिक जानकारी देंगे मेरे सहयोगी रोहित। कैलाश चंद गहतोड़ी ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना चाहे चंपावत से तो मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने सीट भी छोड़ दी है। समीकरण वहां पर कैसे बन रहे हैं, संभावनाएं क्या रहेंगी? इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जहांगीरपुरी पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी जारी है। हम अतिक्रमण पर स्टे चाहते, कपिल सिब्बल ने कहा है। तो देश भर में फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी और 2 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि आज कपिल सिब्बल यहां पर पेश हुए और उन्होंने कार्रवाई की निंदा भी की और साथ ही इस पर स्टे भी मांगा था। स्टे मिल गया है और 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। तो अधिक जानकारी के साथ नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, आप वहां पर मौजूद हैं और अब फैसला ये भी आ गया है कि 2 हफ्ते बाद ही सुनवाई होगी। 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। आज जो सुनवाई हुई है उसमें क्या क्या हुआ, डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल फिलहाल जो बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई है वो 2 हफ्ते बाद होगी। जो स्थिति है उसी को कि जो फिलहाल बुलडोजर है उस पर ब्रेक लगा दिया गया था। जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा था और उसी यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कहा गया था। आज ही उस आदेश को जो है जारी रखा गया, यानी कि यथास्थिति वही बरकरार रहेगी। तो जब सुनवाई है वो अब 2 सप्ताह बाद होगी। इससे 2 बातें होंगी। पहला ये कि जो रमजान का महीना चल रहा था उसमें भी ये कहा जा रहा था कि माहौल बिगड़ सकता है इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है। तो जब तक वो महीना भी रमजान का खत्म हो जाएगा तो जब तक वो महीना भी रमजान का खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया था कोर्ट के अंदर कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर केवल उन्हीं के मकानों पर, उन्हीं की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि वो विध्वंस पर जो रोक चाहते हैं, यानी कि बुलडोजर जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में चल रहा है उस पर रोक चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अवैध निर्माण है हम उस पर बुलडोजर पर रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर खुद कपिल सिब्बल ने कहा कि हम क्या हर समाधान जो है वो बुलडोजर से ही होगा। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो इमारतें हैं, उनको तोड़ने के लिए बुलडोजर की ही आवश्यकता होती है। लेकिन बड़ी खबर इन सभी बातों पर यह है कि अब 2 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। इसके अलावा कोर्ट के अंदर याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि दिल्ली के अंदर 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी 1731 अवैध कॉलोनियों में रहते हैं, लेकिन केवल जहांगीरपुरी को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या केवल एक ही जगह को चिन्हित क्यों किया गया और विशेष समुदाय के लोगों को ही आरोपी क्यों बनाया गया? ये तमाम ऐसे सवाल जो हैं वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को, सभी बातों को सुना और अब 2 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर थी और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। चंपावत की खबर आपको बता रहे थे, जहां सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल चंपावत सीट से बीजेपी विधायक कैलाश चंद गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को सौंप दिया है और उनके इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है, जिससे साफ है कि अब सीएम धामी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि सीएम धामी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से सीएम धामी अब उपचुनाव लड़ रहे हैं चंपावत से। और मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, जहां रोहित हैं
देहरादून से, तो वहीं संजय हरिद्वार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, चंपावत से चुनाव लड़ने की जो खबरें थी, कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने कहा था कि मैं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा अगर मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उपचुनाव लड़ना चाहेंगे। इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। लेकिन इस चंपावत की सीट पर अब समीकरण कैसे रहेंगे, क्या पक्ष में बनेंगे सीएम धामी के? जी देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को ब्रेक किया था और इस बात की पुष्टि की थी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद देर रात 1 बजे तक मुख्यमंत्री और चंपावत के जो निवर्तमान विधायक हैं कैलाश गहतोड़ी, इनके बीच में बैठक होती है और 1 बजे अगले दिन का प्लान बनता है चंपावत जाने का। और चंपावत जब पहुंचते हैं मुख्यमंत्री, तो मंच पर ही कैलाश चंद्र गहतोड़ी मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी विधानसभा सीट चंपावत से उपचुनाव लड़ें, मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की जी चंपावत की जो प्रदेश इकाई थी, उसने भी बीजेपी संगठन से निवेदन किया था कि मुख्यमंत्री को उपचुनाव चंपावत से लड़ा जाए। और इसी के तहत जो है हमारी खबर पर मुहर लगी है और कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने बीते रोज जो है बीजेपी प्रदेश संगठन को अपना इस्तीफा सौंपा है। और आज सुबह सुबह करीब 8 बजे विधानसभा अध्यक्ष के जो शासकीय आवास है, वहां कैलाश गहतोड़ी पहुंचते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस दौरान उनके साथ रहते हैं, प्रदेश महामंत्री खजान दास भी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहते हैं। इस दौरान कैलाश गहतोड़ी अपना इस्तीफा जो है विधायकी का ऋतु खंडूरी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उनको सौंप देते हैं। अब जो अगला कार्यक्रम है, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी करीब 12 बजे मुख्यमंत्री के जो सरकारी चॉपर है उससे चंपावत के लिए रवाना होंगे। 1 बजे चंपावत मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां की जो जिला इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, संगठन के नेताओं से कहेंगे कि देखिए, मैं आपका अगला विधायक बनने वाला। आपको रोकना चाहेंगे पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। सीमांत क्षेत्र है हमारा और उस क्षेत्र में मैं पला बड़ा हूँ। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगियों का। संजय, कब इसके लिए अधिसूचना जारी हो सकती है, कब वो चुनाव लड़ सकते हैं, और ऐसे और कौन कौन से विधायक रहे हैं? क्योंकि निर्दलीय विधायक में उमेश कुमार का नाम भी सबसे ऊपर था। उन्होंने भी कहा था कि अगर खानपुर से वो लड़ना चाहें तो मैं भी अपनी सीट छोड़ सकता हूं। कई और विधायक भी थे जिन्होंने सीट छोड़ने का ऑफर दिया था। ऐसे में चंपावत का चुनाव क्यों किया गया? बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह से काफी दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कौन सी सीट से लड़ेंगे, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है और उसमें यह भी साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से लड़ेंगे। तो अब जिस तरह से देखा है कि आपने जो वहां के मौजूदा विधायक थे कैलाश गहतोड़ी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं अब आगे की रणनीति में जुट गए हैं। और आपने देखा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट का दौरा किया था और वहां की नब्ज टटोलने की भी कोशिश की थी कि यहाँ के किस तरह के हालचाल है, क्या यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि विधानसभा चंपावत ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में कई ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर ये कयास लगाए जा रहे थे और काफी कई ऐसे विधायक है जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमारी विधानसभा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लड़े। हालांकि एक विधानसभा सीट खानपुर की भी है जिसमें निर्दलीय विधायक उमेश पत्रकार है और उन्होंने भी यही कहा था कि अगर मेरी सीट से यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लड़ते हैं तो करीब 20,000 वोटों से जीतेंगे। तो तमाम अब स्थिति साफ हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे की रणनीति में जुट गए हैं। बिल्कुल, रास्ता अब साफ हो गया है, चंपावत से चुनाव लड़ना अब तय हो गया है। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं और रुक करते हैं आपका। तो रुड़की के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने विभाग के ठेकेदारों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ठेकेदार गुणवत्ता और बाध्यता के अनुसार काम करें। काम की गुणवत्ता में कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अगर कोई लापरवाही हुई तो कोई समझौता रियायत नहीं दी जाएगी, सीधे एक्शन लिया जाएगा। वहीं प्रवीण कुमार ने विधानसभा झबरेड़ा स्थित डेलना गांव की एक बाईपास सड़क मामले की जानकारी दी, जिसके कार्य में कमी पाई गई, जिससे विभाग ने कार्रवाई करते हुए ठेकेदार से करीब 5 लाख की रिकवरी के लिए भी निर्देश दिए हैं। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ठेकेदारों को, सभी ठेकेदारों को जो इस खंड में कार्यरत हैं, उनको ये पहले भी निर्देशित किया गया है कि कार्य की गुणवत्ता और कार्य का जो स्पेसिफिकेशन है एग्रीमेंट में, उसके साथ कोई समझौता, कोई रियायत नहीं दिया जाएगा।
और मेरे अधीनस्थ जितने सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता भी हैं, उन सबको ये बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कर दिया गया है कि आप कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता से कोई रियायत ठेकेदार को नहीं। संजय, एक वाकया मुझे याद आ रहा है खानपुर का, जहां उमेश कुमार निकले थे सड़क की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, फटकार भी लगाई थी। और अब यहां पर रुड़की में भी देखिए उसी तरीके का, जहां अधिकारी अब फटकार लगा रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गुणवत्ता का ध्यान रखें। कमी कहां रह जाती है जिस वजह से ऐसे आदेश निकालने पड़ते हैं, और जब इसके ठेका दिया जाता है तो क्या ध्यान नहीं रखा जाता है कि किस तरीके के ये ठेकेदार है और किस तरीके का मटेरियल ये यूज करते हैं? देखिए मीनाक्षी, राज्य सरकार गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं करनी चाहती है और यही कारण है कि लगातार जिला अधिकारी और संबंधित जो विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं लगातार क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। और आपने बीते दिनों देखा है कि खानपुर विधानसभा सीट से जो विधायक है उमेश कुमार पत्रकार, वो जनता के बीच पहुंचकर लगातार ठेकेदार को फटकार लगा रहे थे कि गुणवत्ता कहां है। क्योंकि आपने देखा है कि लगातार सरकार द्वारा रकम तो तय की जाती है कि इतनी रकम से ये काम होगा, लेकिन जब अधिकारी और ठेकेदार वहां पर जाकर नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी आती है। और ये ताजा मामला है हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा का है, जहां पर एक सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। हालांकि लगातार ही इस सड़क की शिकायत आ रही थी कि यहां पर जो गुणवत्ता है उसमें कमी देखी जा रही है। हालांकि जिस तरह से अधिकारी ने जाकर निरीक्षण किया है और यहां पर जो मौजूदा ठेकेदार था उस पर भी एक रिकवरी लगाई गई है। और साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह से जिलाधिकारी की बात की जाए या फिर तमाम जो अधिकारी है विभाग से जुड़े हुए लगातार जाकर क्षेत्र में देख रहे हैं, अगर कोई भी ठेकेदार लापरवाही बरतता है या फिर गुणवत्ता में अनदेखी की जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। जी ठीक है संजय और रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी रोगों के डॉक्टर की टीम पहुंची है। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाकर दवाइयां भी ली हैं। स्वास्थ्य संबंधित जितनी सुविधाएं हो सकती है, जैसे हम एक सर्टिफिकेट सब दे रहे हैं, ENT, आई सर्टिफिकेट, विकलांगता, UDID, आयुष्मान और अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सारा कुछ सुविधा दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड पूरे उत्तराखंड में पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में जो कि अल्ट्रासाउंड सुविधा दी जा रही है। और अटल आयुष्मान जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बने हैं, उनकी 4 साल पूर्ण होने के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से पूरे नेशन वाइड, पूरे भारतवर्ष में जितने भी ब्लॉक में हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा मेला है जिसके एक ही बैनर के तले सारे जो है इलाज यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट यहाँ पे। संजय, एक दिवसीय ये स्वास्थ्य शिविर है, तो क्या ऐसे में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। हालांकि यह आयोजन हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक में किया गया है और कई दिनों पहले से ही यहाँ आसपास की जो जनता है उसे जागरूक किया जा रहा था। अगर किसी को किसी तरह की समस्या हो तो यहाँ पर आकर आप जांच करवाकर निःशुल्क दवाई ले सकता है। और यही कारण है कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अपना स्वास्थ्य चेक कराया है और निःशुल्क दवाई ली है। तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट दिखाई दे रही है और जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है तो इसी कारण लोगों को जागरूक कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ये कोई पहला मेला नहीं है, पहले भी कई इस तरह के आयोजन किए गए हैं और लगातार लोगों को जागरूक किया जा सकता है। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर भी यहाँ लोगों को जागरूक किया है और घरों में रहने की हिदायत दी है। भले ही अभी कोरोना का ग्राफ कम हो गया हो, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य महकमा है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखकर ही स्वस्थ रह सकते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना के इस काल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होना ही चाहिए। संजय, रोहित बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों को खबर बताते हैं और आपका रुख करते हैं।
उत्तराखंड में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी लगातार बढ़ने लगी हैं। जंगलों की बेकाबू आग के सामने वन विभाग पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम लगातार वन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वन विभाग के अधिकारियों को आग पर काबू पाने के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं और पहाड़ में विकराल होती जंगल की आग को देखते हुए वन विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी किया है। सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को अलर्ट रहने और क्रूज स्टेशन से समन्वय बनाए रखने के लिए कहा गया है। नहीं, कल उस पर भी हमने चर्चा करी है और उसके लिए भी जो है जो जरूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। किस तरह के इंतजाम? जो आग लग रही है उस आग को कम करने के लिए, उसको बुझाने के लिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, बारिश कुछ दिनों से नहीं हुई है और प्रचंड गर्मी बढ़ने के कारण आग आमतौर पे उत्तराखंड के जंगलों में कहीं कहीं पर देखी जा रही है और वन विभाग उसको पूरी मुस्तैदी से पूरी अपनी शक्ति लगाकर जहाँ पे भी आग की घटनाएं हो रही हैं उनको मिटाने का पूरा प्रयास कर रहा है और शीघ्रातिशीघ्र जहाँ पे भी अग्नि की घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे स्टाफ उसे बुझा। रुक करेंगे अगली खबर का। कौशल विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण और कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कौशल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष तौर पर कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। वहीं बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कौशल के क्षेत्र में युवाओं को दी जाने वाली ट्रेनिंग और कोर्सों की जानकारी ली। माननीय मंत्री जी थे, वो भी आज इस बैठक में आए और कोशिश की जानने की कि स्किल में उत्तराखंड में किस तरह का कार्य हो रहा है और इसको हम किस तरह से और सुदृढ़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ बाहर निकल के आए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर उत्तराखंड का जो स्किल का जो डिपार्टमेंट है वो और अच्छा काम करेगा और जो युवाओं को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, जिस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए, जो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयबल हो सकें, इस तरह की प्रशिक्षण देने की भी आज बातचीत हुई। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर कवायद तेज कर दी है। उत्तराखंड में नई खेल नीति के शासन आदेश जारी किए जाने को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जल्द जारी करने को कहा है। बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव दिया गया है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए सभी जिलों के डीएम को भी निर्देश दिए गए हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन तलाशी जाएगी। इसके साथ ही ऊधम सिंह नगर जिले में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज को खोलने के लिए भी खेल मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। बैठक ली है और खेल विभाग में किस प्रकार से हम लोग अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ साथ में मुख्यमंत्री जी की जो खेल से संदर्भित उनकी घोषणाएं हैं उनकी भी समीक्षा की गई है। तो विभाग की ओर से ये प्रयास है, ये कोशिश है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को हर प्रकार का सहयोग सरकार की ओर से